इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गुजारे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी आज दिन मंगलवार और मंगलवार ने हम लाए आपके बीच में कार्यक्रम फोन इन, और उसमें हमारा एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम परिस्थिति आवश्यकता के हिसाब से, ताकि आपकी जो भी उससे संबंधित कोई भी समस्या है उनका समाधान आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से कर सकें। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो कि जो हमारा किसान साथी है वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करके कम लागत पे अधिक उत्पादन ले सके, ताकि इस देश के किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। क्योंकि जब देश का किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा तभी हम जो है देश की आर्थिक संपन्नता की कल्पना कर सकते हैं। और आज की इस कड़ी में जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा धान की उन्नत किस्में व नर्सरी बिजाई में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार, विषय विशेषज्ञ हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। और जो संपर्क सूत्र रहेगा वो रहेगा 01744 221 322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं उनके लिए एसटीडी कोड, या जो मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड लगाना आवश्यक हो। तो विषय से संबंधित ही आपको फोन करना है, और कोई फोन नहीं करना, क्योंकि और कोई फोन करोगे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो एक बार फिर बता दें, जो आज का हमारा विषय है वो है धान की उन्नत किस्में व नर्सरी तैयार करने में सावधानियां। चलते स्टूडियो में करते हैं बातचीत शुरू। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें। फोन नंबर रहेगा 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744 221 322। और हमारा आज का फोन इन का विषय है धान की उन्नत किस्में एवं नर्सरी तैयार करने में सावधानियां। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई, और मेरा सभी किसान साथियों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि लगभग रबी की फसलें तो सब उठ गई जी, और अब तैयारी शुरू होगी खरीफ की फसलें जी और लगाने की। और खरीफ में जो हमारे क्षेत्र में जो मुख्य फसल मानी जा है वह है धान की जी। तो जाहिर है किसान भाई धान के लिए भी अब तैयारी शुरू करेंगे जी। और उसके लिए जो सबसे पहली बात आवे है कि उसके बीज की चुनाव, और बीज का चुनाव आ जाए तो साथ ही फिर बात भी आ जाए कि भाई इसकी पौध भी तैयार करनी है। तो इसमें जो अब आने वाला जो मौसम रहेगा खरीफ का, उसमें किसान भाई धान की कौन कौन सी उन्नत किस्में लगा सके हैं? क्या कोई विशेष हैं या फिर जो चिर परिचित जो हम लगाते आ रहे हैं वो है? वीरेंद्र भाई, धान हमारे हरियाणा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य फसल है, जो कि लगभग जो हमारा सिंचित क्षेत्र है उसमें से हमारा अम्बाड़ा है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, पानीपत है और सिरसा है, फतेहाबाद है। इन क्षेत्रों में हमारी धान लगाई जाती है। और हमारा हरियाणा तो जिस जगह हम बैठे हुए हैं वो स्थान तो हमारा देश की सबसे सर्वोत्तम जो बासमती है, सबसे खुशबूदार जो बासमती है उसके पैदा करने के लिए मशहूर हमारा क्षेत्र है। आपका अभिप्राय है कि धान तो एक तरह से ये क्षेत्र धान का कटोरा क्षेत्र है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, सेंट्रल पूल के अंदर जो हमारा भारत सरकार का है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान धान के जमा कराने में रहता है।
है जी। तो धान क्योंकि हमारे लगभग 35 लाख एकड़ के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर पैदा किया जाता है और सिंचित क्षेत्र में मोस्टली पैदा किया जाता है। और आजकल का क्योंकि किसान भाई जो है अपने रबी की फसल से लगभग फारिग हो चुके हैं और जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों के अंदर ढैंचा बोया या मूंग वगैरह बोई, तो अब वो सभी किसान साथी जो लगभग परंपरागत रूप से धान की खेती करते हैं उनके लिए अब नर्सरी बिजाई का समय आ चुका है जी। किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए वीरेंद्र भाई कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है समय का ध्यान रखना। समय पे अगर आप लोग बिजाई करते हैं किसी भी वस्तु की, किसी भी बीज की, तो निश्चित रूप से अगर हम समय बिजाई करेंगे तो उसमें जो है हम अधिक उत्पादन लेने के हमारे जो संभावनाएं हैं बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब, इसी बीच हमारे पास एक सवाल आया है किसान भाई बलदेव का सरसे से जी। वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सी किस्म बढ़िया है धान की जो हम नर्सरी में आजकल के दिनों में लगा हम इस विषय में आगे जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है समय की, क्योंकि हरियाणा के अंदर और खासकर जो हमारे धान बोने वाले क्षेत्र हैं उसके अंदर हमारे हरियाणा सरकार द्वारा कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसमें ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि सभी किसान जो हैं वो अपनी नर्सरी की बिजाई 15 मई से पहले ना करें। यानी कि 15 मई से हम उसकी नर्सरी की बिजाई करें और 15 जून के बाद हम अपने खेतों में ट्रांसप्लांटिंग आरंभ कर दें। तो सबसे पहले आता है बीज का चुनाव। किसान भाई ने एक प्रश्न में पूछा है कि सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। सबसे अच्छी किस्मों में मैं आपको किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि हम धान की किस्मों को 3 प्रकार से 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से एक मध्यम अवधि वाली किस्में, एक कम मध्यम अवधि वाली किस्में और एक बहुत कम अवधि वाले किस्में। डॉक्टर साहब, ये जो आपने मध्यम, कम अवधि और बहुत कम अवधि का जिक्र कराया जी, तो ये लगाने के हिसाब से है या इनके ड्यूरेशन के हिसाब से है? कितना समय यानी कि बीज से लेके और बीज बनने तक की जो अवधि है, हम उस अवधि की इस विषय पे हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो जो मध्यम अवधि की जो किस्में हैं उसमें हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार है उसके द्वारा जो अनुमोदित किस्में हैं उन किस्मों में HKR 127, HKR 126, HKR 120, एक हमारी जया वैरायटी है और एक हमारी PR 106 किस्म है। ये किस्में जो है लगभग हमारे 140 दिन में 135 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। यानी कि जब से आप बीज बोओगे और जब तक इसका बीज बनेगा तब तक ये लगभग 135 से 140 दिन। किसान भाई यहाँ इस संशय में ना रहे कि पौध रोपाई नहीं जी, नर्सरी में बिजाई, नर्सरी की बिजाई से लेके, यानी कि जब से आपने बीज बोया है और जब तक आपने बीज काटा है वो लगभग 135 से 40 दिन की वो अपनी पूरी ड्यूरेशन लेंगे। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो है कम मध्यम अवधि वाली किस्में। उसमें हमारी HKR 47 है, IR 64 है और हमारी उसके अंदर HKR 46 है। ये तीन चार वैरायटी जो है ये लगभग हमारी 130 से 135 दिन के मध्य में पक जाती हैं, यानी कि बीज से बीज लगभग 130 से 35 दिन में पक जाएंगी। उसके बाद तीसरी वैरायटी हमारी, तीसरी जो किस्म वो कैटेगरी आती है वो है बहुत कम अवधि में पकने वाली किस्में। उसमें HKR 148 है, गोविंदा है और कुछ अन्य हाइब्रिड किस्म की भी जो वैरायटीज हैं जो मार्केट में आजकल संकर प्रजातियां हैं वो आपको मिल जाती हैं, जो लगभग 115 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे किसान भाई ने पूछा कि सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो मैं पिछले 8-10 वर्षों से देख रहे हैं हम कि PR 114 एक ऐसी किस्म है जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किसान भाइयों को देती है और दूसरी PR 126 एक वैरायटी है जो पंजाब से निकली वैरायटी है, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे क्षेत्र में देती है। तो इन दोनों किस्मों में से जो भी किसान भाई चुनाव करना चाहे कर सकते हैं। साथ साथ ऐसे बहुत सी संकर प्रजातियां हमारे जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें संशय मत रखें। हाँ। मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से कि कोई संशय ना पालें। हमारे देश के अंदर जितनी भी किस्में हैं उनका सबका जो पोटेंशियल है, उपज पैदा करने की क्षमता है वो 35 से 40 क्विंटल ही है। लेकिन मार्केट में कुछ लोग बहकाते हैं कि हमारी 50 क्विंटल निकलती है, हमारी 40 क्विंटल निकलती है, तो उसकी किसी के बहकावे में ना आए। उन किस्मों का ही चुनाव करें जो आपके खेत में आपने जांची हुई हैं, परखी हुई हैं। जी, किसी के बहकावे में आके आप इस प्रकार की किस्मों का चुनाव ना करें कि उसका बीज आपको ब्लैक में लेना पड़े, अफरा तफरी का माहौल बने, है ना। तो आप इस कई बार डॉक्टर साहब बहुत बड़ा
बहुत ज्यादा महंगा जो है जी। बीज खरीद लेते हैं किसान भाई, और फिर उसके अनुकूल उससे पैदावार भी नहीं मिल पा रही जी, जैसे मैंने बाद आपको में फिर किसान भाई ठगा हुआ सा महसूस करें अपने जी, जैसे मैंने बताया आपको, कुछ सीक्वेंस का अगर हम पालन करें, समय की बिजाई करें, बीज का उपचार करें, समय पर खरपतवार नियंत्रण करें, समय पर हम अपना खाद पानी दें, समय पर सिंचाई करें, अगर इन सभी चीजों का हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी भी वैरायटी से एक अच्छी उपज पैदा कर सकते हैं। किस्मों का आपने जिक्र किया, ये भी हमारे वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो प्रदर्शन प्लाट हैं या फिर खेतों में अपने फार्म पे इनका पूर्णतया अच्छी तरह से जांच परख के तभी अनुमोदित किया और है। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर हमारा एक धान अनुसंधान केंद्र कौल में स्थित है। वहाँ की सभी किस्में जो मैंने आपको बताई हैं, लगभग सभी किस्में वहाँ से कौल से रिलीज की गई हैं, जो कि हमारा क्षेत्र ही है। हमारी टोपोग्राफी वहाँ से मिलती है, हमारी जमीन का जो स्तर है वो वहाँ से मिलता है, सोइल टाइप हमारी वहाँ से मिलती है। और ये बात किसान भाई हमारे सारसा से थे तो ये तो नजदीकी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ से भी जो कृषि वैज्ञानिकों ने किस्में निकाले हैं उससे भी चर्चा करके आप उन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि नर्सरी के बोने के लिए हमने किस प्रकार की सावधानियां रखनी है जी। तो वीरेंद्र भाई, हमने समय का चुनाव कर लिया और वैरायटी का चुनाव कर लिया, किस्म का चुनाव कर लिया। किस्म उन तीनों अवधियों में से उन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। आपको अगर मध्यम अवधि की बोनी है या कम मध्यम अवधि की बोनी है या बिल्कुल कम अवधि की बोनी, उनमें चुनाव करके आप अपनी रुचि के अनुसार, अपने खेत की तासीर के अनुसार और पानी की उपलब्धता के अनुसार जो किसान भाई ले सके। जी, तो बहुत सारे किसान भाई तो आजकल कोशिश करते हैं कि मार्केट से बीज लेके आते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ट्रेडिशनल किसान ऐसे भी हैं जो अपने घर पे बीज रखते हैं जी। तो उन दोनों के विषय में बताना चाहूंगा मैं। हमारी धान की किस्म के अंदर बीज का उपचार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग अपने बीज का उपचार कर लेते हैं वीरेंद्र भाई, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप अपने खेत में, आपकी धान में आने वाली 90% बीमारियों का और 90% कीटों का रोकथाम पहले ही कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपका बीज स्वस्थ होगा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी पैदावार जो है, आपका पौधा स्वस्थ होगा, आपकी पैदावार एक बहुत अच्छा आपको एक पोटेंशियल देने के लिए तैयार हो जाती है। तो बीज का उपचार हम कैसे करना चाहिए? बीज के उपचार करने के लिए हम दो विधियां इस्तेमाल करते हैं। पहली विधि है कि उसका नमक से उपचार किया जाए। आपने बीज निकाला और 10 किलो बीज लिया, आपने एक बाल्टी के अंदर 10 लीटर पानी लिया, उसके अंदर 1 किलो नमक डाल लिया। नमक डालने से क्या होता है, उस पानी की जो डेंसिटी हो बढ़ जाती है। अच्छा। पानी के अंदर भारीपन आ जाता है और वो 10 किलो बीज उसमें जो आपने बोना है वो उसके अंदर डाल दो। तो उसमें जो भी थोथा बीज है या खाली बीज है या खराब बीज है, जैसे उसमें आप घोलोगे तो थोथा, खराब और जो फंगस लगा हुआ या कीट लगा हुआ बीज जो है ऊपर तैरने लग जाएगा। उसको आधे घंटे उस बीज में छोड़ दो, उस मिक्सर में छोड़ दो और उसके बाद उस जल को निकाल दो और जो आपको खराब दाने ऊपर आए हैं उसके, उन सभी दानों को बाहर निकाल के फेंक दो। और साथ साथ उसको, जल को निकालने के बाद उस बीज को अच्छे पानी में, साफ सुथरे पानी में आप 3-4 बार धोने का कारण क्या है? क्योंकि अगर किसी भी दाने के ऊपर नमक का कोई भी कण रह जाता है तो वो दाना फिर आपका जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, जंबाव नहीं ले पाएगा, अंकुरण नहीं ले पाएगा। जानकारी दी है। इसलिए क्योंकि किसान भाइयों के मन में ये भी संशय रहता है कि अरे नमक पा दिया तो खराबपन हो गया, बीज खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। जी जी जी, ऐसा नहीं है किसान भाइयों, उसको अच्छे से धो कर उसमें से नमक का असर दूर करके फिर बोना। जी, तो नमक से धोने के पश्चात आप उसको अच्छी तरह धो लीजिए बीज को, और अच्छी तरह 2-3 बार धोइए, बल्कि उसको ऐसा मत छोड़िए, खंगाल दें उसको बीज, ताकि सारा नमक बाहर निकल जाए। अब आपके पास आपका शुद्ध बीज तैयार है। उस शुद्ध बीज को अब आपको 10 किलो बीज को आपको ट्रीटमेंट करना है। एक प्रश्न आप पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, हमारे किसान भाई हैं श्याम सुंदर जी फरल से जी, वो जानना चाह रहे हैं कि धान की सीधी बिजाई या नर्सरी कौन सी अच्छी रहेगी? नर्सरी के जरिए करें या धान की सीधी बिजाई करें, दोनों में से कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा? श्याम सुंदर जी, जैसे अपना प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, लेकिन क्योंकि आजकल हमारा एक नई टेक्निक के ऊपर और जल संरक्षण के ऊपर, जल बचाओ अभियान के ऊपर, जल शक्ति अभियान के ऊपर हमारी सरकार लगातार जोर दे रही है कि किस प्रकार से हम अपने वाटर की कंजर्वेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी धरती के जल को हम बचा सकते हैं। जहां आप जो पारंपरिक तरीका अपनाते हो, जिसमें आप धान की पौध आपने बिजाई करी और उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग से आपने उस खेत को तैयार कर दिया, अगर उसकी हम बात करें तो लगभग 1 किलो धान पैदा करने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि लगभग 4000 लीटर पानी हम खर्च करते हैं।
धान की जो सीधी बिजाई जो तकनीक है वैज्ञानिकों द्वारा जो दी गई है, उस तकनीक से अगर हम बिजाई कर रहे हैं तो वहां हम लगभग 30 से 40% अपने जल की बचत कर सकते हैं। क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेड राइस लगाते हो उसके अंदर आप खड़ा पानी रखते हो जी, क्योंकि पडलिंग करके आप बिजाई करते हो, कद्दू करके और खेत का स्ट्रक्चर और जमीन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हो कि उस पर पानी खड़ा हो जाए। तो वहां दो प्रकार से हमारे पानी के लॉसेज होते हैं। एक तो ट्रांसपिरेशन लॉसेज, जो पौधे की सतह से पानी वाष्पीकरण, हवा में पौधे की सतह से पानी उड़ना, अच्छा, पौधे के जरिए जमीन की सतह से पानी उड़ना, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और जो पौधे की जो सतह से उड़ता है पानी, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो दो प्रकार से लॉसेज हमारे पानी के वहां होते हैं। साथ साथ हमने एक ऐसी वहां व्यवस्था की हुई है कि पानी हमारा जमीन में ना जाए, तो इससे हमारे वाटर के लॉसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम धान की सीधी बिजाई को लेकर चलें तो धान की सीधी बिजाई में हमने ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया। वहाँ हमारी ज़मीन खुली हुई है, अगर आप उसमें एक पानी लगाओगे तो पानी ज़मीन में फौरन अंदर चला जाएगा और वहाँ हमारे लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आज किस परिवेश में, आज की जल की स्थिति देखते हुए, आज की हमारे भूमिगत जल की स्थिति देखते हुए ये रिकमेंड करना चाहूँगा, ये सिफारिश करूँगा कि किसान भाइयों को धान की सीधी बिजाई ही करनी चाहिए ताकि हम अपने जल को बचा सकें। और वैसे भी डॉक्टर साहब समय के साथ साथ जल स्तर नीचे जा रहा है। बिल्कुल जी। और सीमित जल संसाधन होने के कारण तो मेरे ख्याल में आज के संदर्भ में धान की सीधी बिजाई वीरेंद्र भाई, मैं अभी कुछ दिन पहले आंकड़ा पढ़ रहा था, 1970 से लगभग 2000 तक हमारी जो वाटर टेबल में जो गिरावट आई थी 25 साल में सिर्फ 1 मीटर आई थी जी। 25 साल में 1 मीटर। लेकिन 2019 से लेकर 2022 के मैं जब आंकड़े पढ़ रहा था तो 1 साल में 3 मीटर। आप सोच के देखिए वीरेंद्र भाई कि 25 साल में 1 मीटर, हाँ जी, हाँ। और अब 3 साल में 3 मीटर। 3 मीटर तो 1 साल में 1 मीटर जा रही है। तो पानी जो है हम जितना निकाल रहे हैं, रिचार्जिंग बिल्कुल जीरो है और वो दिन दूर नहीं है। अगर स्थिति इस प्रकार से चलती रही, अगर इस जल का दोहन इसी प्रकार करते रहे, धान किसी प्रकार से परंपराओं के अनुसार लगाते रहे, पारंपरिक तरीका अपनाते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कहीं गायब ना हो जाए। अगर वो जल चला गया तो ये हरा भरा क्षेत्र जो है ये डार्क जोन में आ जाएगा। डार्क जोन तो है ही है। गया। हमारे हरियाणा के लगभग सभी ब्लॉक्स जो हैं डार्क जोन में आए हुए हैं, जो खतरे का निशान है। खतरे का निशान मतलब क्या है कि हम इतना पानी निकाल चुके हैं कि उसको और एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। यानी आउटपुट ज्यादा और इनपुट है नहीं, इनपुट कुछ नहीं है, तो रिचार्जिंग जीरो है और निकालना ज्यादा है। तो डीएसआर की जो तकनीक है वो ज्यादा बेहतर तकनीक है उसमें। और अब तो सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सरकार जो है, अगर कोई किसान भाई धान की सीधी बिजाई करता है तो सरकार जो है 4000 रुपये प्रति एकड़ उस किसान को दे रही है। तो वो किसान भाइयों को फायदा उठाना चाहिए। और जो हमारी जो सामाजिक जिम्मेवारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेवारी जो बनती है जल को बचाने के लिए, जो प्रकृति ने संरक्षण के लिए, एक प्रकृति ने इतना बड़ा वरदान हमें दिया है। आज तक कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं पैदा हुआ जिसने एक बूंद जल की बना सके। आज तो कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं पैदा जो एक मुट्ठी मिट्टी की बना सके। तो हम दोनों चीजों का हमने संरक्षण करना है। प्राकृतिक संसाधन हमें ऐसे एक वरदान के जल जो है, जल को बचाना, जल जीवन है और जल को बचाना। और ये श्याम सुंदर जी ने फरल से बड़ा अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा, और बिल्कुल समय के पर भी सही बैठता है, क्योंकि आजकल समय पौध लगाने का भी चल रहा है। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में आप भी सहमत होंगे कि धान की यदि सीधी बिजाई कर रहे हैं तो आजकल के दिन उसके लिए बहुत बेहतर माने जाते हैं। और श्याम सुंदर जी को बताना चाहूंगा, श्याम सुंदर जी कैथल जिले के अंदर तो 3-4 गांव ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। अच्छा, कलायत के आसपास कुछ गांव हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैं भी कैथल रह के आया था। तो 1-2 गांव ऐसे हैं जहां आप चिका के पास एक गांव है, वहां सारा गांव ही डीएसआर करता है। कलायत के पास एक गांव, सारा गांव ही, तो 1200 एकड़ उस गांव के अंदर है टोटल जमीन, और वो 1200 जो एकड़ जो है धान की जो क्षेत्र है वो लगभग 90% उसी में। इसमें डॉक्टर साहब सीधी बिजाई में समय की भी बचत है, समय 10 दिन पहले फसल कम है। 10 सर जो आप इसमें जो ट्रांसप्लांटिंग राइस में आप पौध पाड़ोगे, पौध बोओगे, फिर ट्रांसप्लांटिंग कितना खर्चा आता है, और कद्दू तैयार करने में, खेत की पडलिंग करोगे आप, उसकी बहाई करोगे, उसमें कितना खर्चा आएगा। और सीधी बिजाई में कोई खर्चा ही नहीं है आपका। पानी की बचत होगी, खर्चे की बचत होगी, साथ साथ आपकी फसल 10 दिन पहले आएगी। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। और एक वैज्ञानिक तथ्य और बाहर आया है, क्योंकि धान की हम जो प्लांट पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ टिलरिंग है उसकी जो है वो कम रहती है, हवा का आवागमन ठीक रहता है वहाँ। तो ये भी देखने में आया है कि उस खेत के अंदर, जिस खेत में आप धान की सीधी बिजाई करते हो, बीमारियां और कीट भी कम आक्रमण करते हैं। यहाँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक संशय जो है, असमंजस की स्थिति में कई बार किसान भाई हो जाते हैं कि भाई सीधी बिजाई में झाड़ कम रहेगा, या कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी कोई कारण नहीं है कि धान की सीधी बिजाई में आपकी उपज कम हो।
ऐसा कोई है ही नहीं कहीं, ऐसा कोई हमने कहीं जहां भी जो किसान भाई लगाते हैं, अब तो बहुत सारा, अब तो लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हमारे हरियाणा भर में धान की सीधी बिजाई के अंतर्गत आता है। तो मतलब क्षेत्रफल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो अब किसान भाई ये जो सीधी बिजाई करना चाहें तो कब तक कर सकते हैं? धान की सीधी बिजाई अब किसान भाई कर सकते हैं। अब जैसे 15 मई के आसपास जो है किसान भाई शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि उनका जो एक समय हमारा 1 महीने का पौध बोने का है जो समय, तो वो समय भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं अब धान की सीधी बिजाई, क्योंकि दिन तो यहीं से गिने जाएंगे। जी बिल्कुल, जो उसके पकने तक का बिल्कुल समय है। बहुत अच्छी बात है। और रही बात डॉक्टर साहब नर्सरी की, जो किसान भाई लगा रहे हैं, तो आपने जैसा कहा कि बीज को जो अच्छे से चुनाव करके उसका उपचार करके उसके बाद बो, तो उसमें उपचार में मैंने आपको नमक का उपचार बताया वीरेंद्र भाई। अब जो दवाई हमने लगानी है उस दवाई के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। नमक के अलावा और भी दवाई लगी? हाँ, नमक से तो हमने खाली और जो खराब बीज था हमने वो निकाल दिया। और उसको निकालने के बाद अब हमने क्या करना है, उस बीज की बिजाई करनी है, उसका एक केमिकल ट्रीटमेंट भी हमें करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 2 दवाई है हमारे पास, एक है कार्बेंडिजम जिसको हम बावस्टिन के नाम से मिलती है, और दूसरी दवाई है एमिसान दवाई। कार्बेंडिजम जो है या बावस्टिन जो दवाई है वो मैं किसान भाई ध्यान रखें, मैं 10 किलो बीज के लिए बताऊंगा सब चीजें जो हैं। 10 किलो बीज लेंगे आप और लगभग 2 ग्राम दवाई प्रति केजी, यानी कि 20 ग्राम बावस्टिन और 2 ग्राम दवाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 20 ग्राम बावस्टिन, ये 2 दवाइयां आप लेंगे और 10 लीटर पानी में इनको घोलेंगे और उस बीज को, जिस बीज को आपने बोना है, उस बीज को उसके अंदर 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जी 24 घंटे जब आपका 10 किलो बीज उस सॉल्यूशन में घुला रहेगा, 24 घंटे, ये किसान भाई इस बात का ध्यान रखें, मैं 24 घंटे को बार बार बोल रहा हूं, 24 घंटे से पहले कुछ हमारी फंगस ऐसी हैं वो खत्म नहीं होती हैं। तो किसान भाई ध्यान रखें, इतना समय वो लेंगे 24 घंटे तक उसको भिगो के रखें। लेकिन कुछ किसान भाई हाइब्रिड सीड्स को बिजाई करते हैं। हाइब्रिड सीड में ये मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है। जो शंकर जो बीज हैं उसके लिए 24 घंटे नहीं रिकमेंड करते हैं। उसमें बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जो सिर्फ 12 घंटे में ही फूल जाते हैं, उनका मुंह खुल जाता है। तो उन किस्मों के अगर आप बिजाई करते हैं हाइब्रिड्स की, तो वो कंसर्न्ड जो कंपनी है या जो कंसर्न्ड जो बीज हैं जो हमारे एचयू के रिकमेंडेशन से बाहर हैं, कृपया जहां से आप खरीदते हैं उनसे आप पूछ लें कि 12 घंटे भिगोना है, 14 घंटे भिगोना है। लेकिन जो हमारे पारंपरिक बीज हैं, जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा सिफारिश करता है, उन बीजों के लिए हम 24 घंटे ही उस बीज को उसके अंदर सॉकिंग करने के लिए एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब एक हमारे पास प्रश्न आया है फोन के माध्यम से, रामपाल जी हैं किसान भाई, शामगढ़ जिला करनाल से जी, ये जानना चाह रहे हैं कि बासमती की C30 के अलावा कोई और अच्छी सी किस्म जिसका बावर झाड़ अच्छा हो, क्योंकि त्रावड़ी का ये क्षेत्र है, शामगढ़ मेरे ख्याल में करनाल के आसपास का। रामपाल जी ने एक बहुत ही बढ़िया, जो मेरे मन में था एक प्रश्न, वो बड़ा अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि कहाँ गई हमारी बासमती खुशबू। मतलब करनाल की किस्में HBC 19 जिसको हम त्रावड़ी बासमती बोलते थे, बासमती 370, ये हमारी जो है CSR करनाल की CSR 30 वैरायटी है। इसके अलावा तो हमारी जो सबसे अच्छी खुशबूदार वैरायटी है वो वैरायटी हमारी HBC 19 ही है, जिसको हम त्रावड़ी 19 जिसको हम त्रावड़ी पहले आती थी देहरादूनी बासमती कह देते थे, वो वही वैरायटी है। ये संशोधित रूप है। HBC 19 क्या है, हरियाणा बासमती कंपोजिट के 18-19 प्रकार के बीज, सिलेक्टेड बीज लेके आए थे जो बेस्ट बासमती अवेलेबल थी, तो उससे ये HBC 19 बनाई गई थी। और CSR 30 क्योंकि इसलिए हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि जिन आजकल हमारी जमीनों के अंदर साल्ट की अकोमुलेशन हो गया है, हमारी जमीन के अंदर नमक की मात्रा बढ़ गई है, तो वहाँ ये जो CSR 30 वैरायटी है वहाँ एक अच्छा रिस्पांस दिखाती है बजाय अन्य किस्म। हाँ, जैसे कि रामपाल जी ने पूछा कि अन्य वैरायटी कौन सी लगा सकते, तो HBC 19 है, बासमती। ये भी खुशबू पूरी है, इसमें तो कमाल है इसका, इट इज द मोस्ट सेंटेड वैरायटी इन द वर्ल्ड। तो इसका बीज कहाँ उपलब्ध? तो ये भी आप हमारे जो HSDC सेंटर्स हैं या जो पारंपरिक जो किसान लगाते हैं, वैसे तो इस बासमती को लोग भूल चुके हैं, अब तो बासमती 11-21 मान ली है, बासमती 15, हाँ, और जो अपने एक वैरायटी और आई है 11-21 के टाइप के, उनको लोग आजकल अडॉप्ट कर चुके हैं। लेकिन जो हमारे किसान, पारंपरिक किसान जो हैं, जो बासमती के बड़े शौकीन हैं, उन किसानों के पास ये बीज उपलब्ध अब भी हो सकता है, अब भी मिल सकता है अगर किसान भाई ट्राई करें। तो सबसे अच्छी वैरायटी जो है HBC 19 है, CSR 30 के बाद ही। तो इसको किसान भाई लगा सकते हैं। जी जी। तो जाहिर है रामपाल जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि
तरावड़ी के आसपास के किसान ज़्यादातर बासमती की खेती करना ये पसंद करें, तो उसी अनुसार जैसा आपने जिक्र करा कि उस क्षेत्र में ज़्यादा ये है प्रावधान उस तरफ कर रहे हैं। तो जैसे मैं बता रहा था वो बीज उपचार के बारे में 20 ग्राम बावस्टीन लेने हैं आपको और 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेने हैं। उस बीज को 24 घंटे उसमें भिगोना है। 24 घंटे के बाद निकालने के बाद उस बीज को आप जमाव लेने के लिए किसी ऐसी जगह पे छाया में रख देंगे बोरी से ढक के, ताकि सारा वो जमाव ले ले। दूसरा जो दवाई मैं बताना चाहूँगा आपको, वो दवाई आती है एमिसान, जहाँ हम बावस्टीन को 2 ग्राम प्रति किलो बीज इस्तेमाल करते हैं। वहाँ जब अगर हम एमिसान अगर हमें मिलती है तो एमिसान को हमें 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। यानी अगर आपको 10 किलो बीज लगाना है तो 10 ग्राम ही एमिसान और 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल। मतलब दोनों दवाइयाँ इकट्ठी लगाई जा सकती हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस एमिसान, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस बावस्टीन, उनमें से कोई एक दवाई आप चुनाव करें। अगर आपने बेविस्टिन डालनी है 2 ग्राम प्रति केजी सीड, और अगर आपने एमिसान डालनी है तो 1 ग्राम प्रति केजी ऑफ सीड आपने इस्तेमाल करना है। अब जब 24 घंटे के बाद जब आप निकाल के उसको जब उसका सारा, जिसको हम देसी भाषा में एक अंकुरन बोलते हैं, जिसका अंकुरन बाहर निकलता है, जिसका गुंडा बाहर निकलता है, जैसे ही गुंडा फूटता है तो किसान भाई अपना खेत तैयार करके और नर्सरी का जो बिजाई का जो क्षेत्र है उसको तैयार करके उसके अंदर आप अपनी बिजाई कर सकते हैं। तो इसमें क्यारियों की भी कोई लंबाई चौड़ाई का कोई डायमेंशन का वैसे तो अपनी सुविधा के आपकी सुविधा के अनुसार बोइए, लेकिन क्योंकि 160 मरले होते हैं तो लगभग अगर आपको 1 किले की अगर पौध बोनी है तो हम 160 किलो से लगभग 2 क्विंटल तक बीज की हम सिफारिश यहाँ से करते हैं। कि आप अमूमन कितने दिन के बाद पौध लगाने के लायक हो जाती है, तैयार? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हमारे साइंटिफिक रिकमेंडेशन ये रहते हैं कि 25 दिन की जो आपकी पौध है, 25 से 30 दिन की जो पौध है उसको आप खेत से उखाड़ के, खेत के उखाड़ जब आप पौध उखाड़ते हो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि खेत आपका गीला हो। अगर आपका खुद सूखा खेत होगा तो वहाँ आपकी कई प्रकार की फंगस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपकी जो मेन रूट है उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 25 से 30 दिन तक की जो हमारी नर्सरी है उसको वो हमारी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो इसके अलावा और कौन सी बातों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए? साथ साथ अब नर्सरी को आपको ग्रो करना है वीरेंद्र भाई, तो नर्सरी में भी खरपतवार नियंत्रण आपको करना चाहिए, ठीक है। और उसमें सारी जो आपकी रिकमेंडेशन है हमारी, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बीज बोने के कितने दिन बाद? जैसे ही किसान भाई बीज की बिजाई करता है तो हमारे जो साथ साथ के जो बीज हैं वो उनका भी, जो खरपतवारों के बीज हैं वो भी साथ साथ अंकुरित हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है, जैसे आपको वो नज़र आए उसके खरपतवार के पौधे नज़र आएँ तो आप एक हमारी इरेज एन के नाम से एक दवाई आती है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इरेज एन तो ये खरपतवारों के लिए बेहतर है। ये नर्सरी के खरपतवार इरेज एन जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए नर्सरी में खासकर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये साथ के साथ उसमें डाल सकें, ये डाल सकते हैं और उसका एक बहुत अच्छा खरपतवार नियंत्रण उसके अंदर है। डॉक्टर साहब एक ये रहता है कि भी जब नर्सरी बोरे हैं तो उसमें पानी डालना और पानी निकालना, जी, ये किसान भाइयों के लिए जरूरी हो जाए। बहुत, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न, आज जितने प्रश्न आए हैं बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। तो वीरेंद्र भाई के पानी जो है मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत होती है, तो अगर दिन में पानी छोड़ोगे तो आप वहाँ नर्सरी को पानी गर्म होने की वजह से नुकसान हो सकता है। तो किसान भाई से निवेदन है कि रात को ही पानी दें और दिन में अगर पानी खड़ा रखते हैं तो उसको पानी को निकाल दें प्लीज़, क्योंकि अधिक गर्मी की वजह से पानी गर्म होने से हमारे उस नाजुक पौधे के ऊपर नुकसान हो सकता है। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम।
और आज का विषय था धान की उन्नत किस्में व नर्सरी की बिजाई में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार, विषय विशेषज्ञ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र। उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसी के आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारे की राम राम।